विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अनुपूरक बजट पर चर्चा। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद राजस्व संग्रह को लेकर एक्शन मोड में। शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण। रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त को शो कॉज। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के विस्तारीकरण के लिए भूमि पूजन। अगले 4 साल में 800 मेगावाट की लगेगी 2 यूनिट। देश का बनेगा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। और जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग समेत 4 साइबर अपराधी पकड़ाए। मोबाइल और 8 दोपहिया वाहन भी बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। ये तीसरा सप्ताह चल रहा है संसद के शीतकालीन सत्र का। राज्यसभा में आज भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया है और यह हंगामा जारी है। उधर लोकसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और पारित कराए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इससे पहले आज संसद की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से विशेषकर महिला सदस्यों पर टिप्पणी नहीं करने की अपील की। विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदन की गरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अफवाहों का खंडन करने और केंद्र सरकार से संबंधित झूठी खबरों का पता लगाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय में नवंबर 2019 में तथ्य जांच इकाई गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय की ये विशेष इकाई भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकृत सूत्रों के साथ खबरों का सत्यापन करती है और अपने सोशल मीडिया मंचों पर सही जानकारी प्रदान करती है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि डिजिटल मीडिया नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें पत्रकारिता के आचरण और कार्यक्रम संहिता का पालन करना अनिवार्य है। इधर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर फिलहाल चर्चा चल रही है। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन विधायक प्रदीप यादव ने किया। चर्चा में भाग लेते हुए स्टीफन मरांडी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के चहुमुखी विकास और जन कल्याण का खाका पेश किया गया है। सदन में आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी है। सदन में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत हुआ। वो कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल अभिभाषण के में सिर्फ राज्य के सरकार की इच्छा ही नहीं बल्कि यहाँ की योजनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जो हम कहते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण ये योजनाओं का एक आईना है। दूरदर्शन पर कल से संताली भाषा में समाचार का प्रसारण शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीडी ओडिशा पर संताली भाषा में प्रचार समाचार को देखा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन नेटवर्क की इस पहल की सराहना भी की है। प्रसारण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन नेटवर्क की सराहना की। डीडी ओडिशा पर संथाली भाषा में पहले समाचार बुलेटिन को देखते हुए उन्होंने कहा कि संथाली भाषा में समाचार के प्रसारण में संथाली भाषा समझने वाली जनता देश विदेश के समाचार अपनी भाषा में जान सकेंगे, जो कि उनके लिए लाभकारी होगा। संथाली भाषा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के अलावा पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश में भी बोली जाती है। बहुत खुशी की बात है कि संथाली लैंग्वेज में आज दूरदर्शन के माध्यम से समाचार प्रसारित हुआ है और इसी के वजह से जो संथाली लैंग्वेज के लोग दूसरे लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज समझ में नहीं
आता था, नहीं समझ पाते थे, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। बहुत खुश है कि देश दुनिया का खबर उन्होंने जान पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे। केवल देश नहीं, विदेशों में बहुत संथाली लोग रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, बहुत स्टेट में रहते हैं, और उसी लोग भी संथाली लैंग्वेज दूरदर्शन का समाचार सुन के देश विदेश के खबर और जान पाएंगे और खुश होंगे। बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं I&B डिपार्टमेंट को, दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में सशक्त युवा समृद्ध भारत के उद्घोष के साथ अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नाम से युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इसमें देश भर के करोड़ों नौजवान भाग लेंगे, विकसित भारत के लिए नए आइडिया देंगे। जो आइडिया सिलेक्ट होंगे, जो नौजवान सिलेक्ट होंगे, हिस्सा लेंगे, विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज देंगे। जो आइडिया सिलेक्ट होंगे, जो नौजवान सिलेक्ट होंगे, उनके साथ 11 और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के दिग्गज लोगों के साथ मैं भी आप सबको देखने सुनने के लिए आने वाला हूं। आज इस हैकाथॉन से जुड़े सभी युवाओं से भी मेरा आग्रह है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से भी जरूर जुड़े। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया है कि देश के 234 नए शहरों में FM रेडियो सेवा के विस्तार की योजना है। एक सम्मेलन में श्री जाजू ने कहा कि सरकार डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। FM रेडियो सेवाओं का विस्तार करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य स्थानीय सामग्री को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि सरकार तकनीकी प्रगति का उपयोग कर प्रसारण क्षेत्र को आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए और मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के तहत फेज 3 नीति में 730 नए प्राइवेट FM चैनलों के लिए तीसरे चरण की ई-नीलामी शुरू की जाएगी। ये कदम सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मीडिया तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। Recently, the Union Cabinet has cleared FM radio auctions in unserved areas, 234 new towns and kasbas, I won't call them cities right now, where FM radio broadcast was not available in the private sector. And we have already issued the expression of interest, and 20 companies have participated in this expression of interest. And next month, we are going to be starting the auction process. So I'd like to encourage all the 20 companies that have participated to make use of this great opportunity of moving into all these unserved areas. उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद एक्शन मोड में हैं। विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वे कल दल बल के साथ रांची के कांके रोड में एक शराब दुकान का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काफी गहनता से स्टॉक समेत अन्य चीजों की जांच की और जरूरी निर्देश दिए। स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए। पंजी में प्रावधान के अनुरूप स्टॉक की जानकारी नहीं मिली। इस बाबत मंत्री के सवालों का जवाब भी अधिकारी नहीं दे पाए। श्री महतो ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी प्रकार की भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध और नकली शराब के कारोबार पर रोकथाम का निर्देश देते हुए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री ने कहा कि निर्धारित राजस्व लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। इधर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराने और बिना सूचना के मुख्यालय से गायब रहने पर रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए आंदोलनरत छात्रों पर पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज के विरोध में रांची में छात्र संगठनों की ओर से कल कैंडल मार्च निकाला गया। स्थानीय जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक ये विरोध मार्च आयोजित हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने और सीजीएल परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि को रद्द करने की मांग की। श्री महतो ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ये कैंडल पकड़े छात्र जो सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसको संज्ञान में लिए माननीय लोग और इसको तत्काल समाधान करे, अन्यथा जिस छात्र के हाथ में कैंडल है जो शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी छात्र के हाथ में मसाल होगा, इसी छात्र के हाथ पे जो है कि कल के दिन में हथियार होगा और इसके जिम्मेवार यहाँ के सरकार होंगे। इसीलिए इस पर जो है कि तत्काल ठोस निर्णय लेना ही होगा ये सरकार को। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में अगले 4 वर्ष में 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएगी, जिस पर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। विस्तारीकरण का काम पूरा होने के बाद ये सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट होगा। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन को लेकर कल भूमि पूजन किया गया। योजना के तहत अगले 4 साल में 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएगी, जिस पर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फिलहाल इस प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। विस्तार के बाद कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन की हो जाएगी। भूमि पूजन के मौके पर मौजूद डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने बताया कि विस्तारीकरण के बाद ये देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। उन्होंने कहा कि समय से काम पूरा हो जाए, इसके लिए भेल कंपनी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये बीएचएल वाला जो बना रहे हैं, ये स्टैंडर्डाइज पैकेज बना रहे हैं। ये 2x800, 5x800 ऐसे करके उन लोग हर जगह में बना रहे हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन जब हो गया ड्राइंग से शुरू करके सब कुछ, तो और खास टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो सरपंच जो आए थे उन लोग भी बात किया, जो छोटा मोटा जो टीका जो होता है उन लोग को करने के लिए सब हम लोग उनके साथ बात करते हैं। विस्तारीकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के विस्थापित 10 पंचायतों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जहां प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर खुशी जताई, वहीं विस्थापितों की मांगों से प्लांट प्रबंधन और डीवीसी अध्यक्ष को अवगत भी कराया। खुश तो इस बात से हैं कि ये कम से कम 1600 यूनिट हमारे इलाके में बिजली का प्लांट का विस्तार होने जा रहा है। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है, इस इलाके के लोगों के लिए। और इस खुशी के साथ जनता का भी खुशी लोगों के अंदर जुड़े। खुशी इस बात से है कि अगर सरप्लस बिजली को होने के लिए उत्पादन में अगर फिर पुनः से प्लांट लगती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, इस बात से खुशी है। बढ़ती आबादी और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर विस्तारीकरण की पहल समय की मांग है, जिस दिशा में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट ने कदम उठाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तय समय सीमा के भीतर काम पूरा होने के बाद यहां से पर्याप्त बिजली का उत्पादन होगा, जिससे आपूर्ति और बेहतर हो सकेगी। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर सिमडेगा में भी उबाल देखा जा रहा है और यहां पर भी लोग प्रदर्शन करने सड़कों में उतर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जिले में कल आयोजित जनाक्रोश यात्रा में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर चिंता जताई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सरकार के विरुद्ध में हिंदू जनमानस मर्माहत है और उस मर्माहत को हम लोग किस तरह से व्यक्त करें वो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर हम लोग एक जनाक्रोश रैली के माध्यम से अभी हम लोग गांधी मैदान के से निकले थे
समाहरणालय में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। हजारीबाग में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आपसी विवाद में दीपक सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्या का षड्यंत्र जेल में बंद एक अपराधी ने रचा था। संतोष कुमार उर्फ होरिल भुइया जब पकड़ा गया तो हम लोग को बताया, उसके अनुसार हम लोग खोजबीन किए, वो पिस्टल भी बरामद हो गई है। इसमें 2 आदमी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। एक संतोष कुमार उर्फ होरिल भुइया जो ये रहने वाला है करियातपुर थाना बरही जिला हजारीबाग का। दूसरा है यूरबी कुरमाली उर्फ अभिराज करमाली, ये है वासरी कॉलोनी थाना गिद्दी हजारीबाग का। ये दोनों के द्वारा ये हत्या की गई। जामताड़ा में पुलिस ने जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मृगा गांव से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग है। इनके पास से विभिन्न कंपनियों के 9 सिम, 8 मोबाइल और 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक एहतशाम वकारिब ने बताया कि इन अपराधियों के द्वारा OTP शेयरिंग, एनीडेस्क और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से लोगों को झांसा देकर ठगी की जाती थी। ये लोग ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा सक्रिय थे। 3 बालिग एक नाबालिग थे। चारों को हमने, जो नाबालिग था उसको निरुद्ध किया, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल पता चला है। बाकी 3 अभियुक्त को हम लोग 9 सिम, 8 मोबाइल और 8 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इनका कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में था। सड़क दुर्घटना में हर वर्ष कई लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। कोडरमा के दिव्यांग फागुदास इस दिशा में नजीर पेश कर रहे हैं। फागुदास पैर से लाचार हैं, इस कारण वे बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल से आवागमन करते हैं। ट्राईसाइकिल में वे हमेशा सीट बेल्ट लगाकर हेलमेट पहनकर बैठते हैं। नियमानुसार इसकी उन्हें बाध्यता नहीं है, फिर भी वे सुरक्षा उपायों को जरूर अपना कर चलते हैं। फागुदास लगातार लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा कि वो एक आइकन है जिनसे सभी को सीख लेने की जरूरत है। प्रशासन को परेशानी ना हो, कहीं भी कोई भी तरह के दिक्कत में या तो कहीं तरह फंस जाते हैं या तो हेलमेट के कारण किसी तरह घटना घट जाते हैं। अगर हेलमेट पहनने से अच्छे मतलब सुरक्षित अच्छे रहते भी है। मैं अपील करूंगा कि ट्रैफिक के नियमों का अवश्य पालन करें और इसमें जो हेलमेट और सीट बेल्ट है वो तो अवश्य लगाएं, क्योंकि वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। पलामू प्रमंडलीय आयुक्त बालकिशन मुंडा ने चियांके स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर में संतरा बागान का भ्रमण कर संतरा के पेड़ों और उसमें लगे फलों का अवलोकन किया। कम बारिश और उच्च तापमान वाले पलामू जैसे जिले में संतरा के फलों को देखकर वे काफी प्रभावित हुए। अनुसंधान केंद्र में उन्होंने पॉली हाउस के माध्यम से खेती की विधि, गुणवत्ता और उपज की भी जानकारी हासिल की। उन्होंने किसानों को यहां भ्रमण कराते हुए अधिक उत्पादन वाली खेती करने और उद्यानिकी फसलों को लगाने की दिशा में प्रेरित करने की सलाह दी। प्रमंडलीय आयुक्त ने इसके अलावा हरिहरगंज के अमरूद बागान का भी अवलोकन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्यानिकी फसलों के माध्यम से पलामू के किसान आत्मनिर्भर हो सकते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के रांची कांके रोड स्थित आवास जाकर उनके पिता गोलक बिहारी महतो के निधन पर दुख और शोक व्यक्त किया। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा के चिर शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। भारत में वर्ष 2017 से 2023 के बीच मलेरिया से मृत्यु के मामले में 69% तक की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।
मामले और मौतों में 69% की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बुधवार को जारी नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों और मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मलेरिया मरीजों की संख्या 2017 में करीब 64 लाख थी, जो 2023 में घटकर 20 लाख रह गई है, जो 69% की गिरावट है। इसी अवधि में मलेरिया से होने वाले मौतों की अनुमानित संख्या भी 11,100 से घटकर 3,500 पर आ गई है, जो 68% की कमी को दिखाती है। भारत 2024 में आधिकारिक तौर पर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HPHI समूह से बाहर हो गया है। HPHI एक लक्षित मलेरिया रिस्पॉन्स है, जिसका उपयोग मलेरिया उन्मूलन की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। भारत जुलाई 2019 से HPHI पहल में शामिल हुआ था। राज्य में तेजी से ठंड में इजाफा हो रहा है। पिछले 36 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 9 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जो सामान्य से थोड़ा कम है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 17 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे जैसे हालात रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान आसमान साफ रहेगा। राज्य का मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। राज्य के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रिम्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी, ब्लड बैंक और विभिन्न वार्डों में व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने और सभी वार्डों और रिम्स परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। के रिक्वायरमेंट्स इसके संबंध में भी हम लोग इसका समीक्षा करें। तो ब्लड बैंक में भी आए हैं, तो यहाँ पे अभी सुचारू रूप से चल रहा है, किसी तरह की कोई शिकायतें नहीं है। लेकिन आम जनों से भी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोगों का अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और अपना ब्लड डोनेशन करें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में झारखंड पुलिस और बैंक ऑफ इंडिया के बीच रक्षक सैलरी पैकेज के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत पुलिसकर्मियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नामकुम प्रखंड संचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित दाखिल खारिज के मामलों का समय सीमा के अंदर निष्पादन करने के निर्देश दिए। साथ ही पदाधिकारी और कर्मी के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य बताया। उपायुक्त ने नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था का भी जायजा लिया। बढ़ते ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की तरफ से शहरी और विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। देवघर उपायुक्त ने मिशन वात्सल्य की समीक्षा की। इस दिशा में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों पर उपायुक्त ने असंतोष जताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने बालिका संप्रेषण गृह में बच्चियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए महिला होमगार्ड को प्रतिनियुक्त करने की हिदायत दी। गुमला उपायुक्त ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में सभी विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। राजस्व संग्रहण के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से रांची नगर निगम द्वारा विभिन्न आवासीय भवनों और प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और जल कर की जांच के लिए आजकल व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार ने एक संयुक्त टीम के साथ विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया और लोगों से ससमय भुगतान करने और ट्रेड लाइसेंस लेने की अपील की। लातेहार उपायुक्त ने मनिका प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने डिग्री कॉलेज, आदिम जनजाति आवासीय बालक प्राथमिक विद्यालय, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, राजकीय मध्य विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय मनिका का औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं और विधि व्यवस्था का जायजा लिया।
चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने डीडीसी जिला स्तरीय पदाधिकारी और सभी बीडीओ के साथ बैठक कर अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम समेत सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। पाकुड़ के विभिन्न प्रखंडों में अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया गया है। छापेमारी के दौरान कई दुकानों पर तंबाकू निषेधात्मक नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया। कोडरमा उपायुक्त ने अनुकंपा पर आधारित 3 आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उपायुक्त ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए यथाशीघ्र योगदान देने का आग्रह किया। बोकारो जिले के बेरमो तेनुघाट अनुमंडल के सिंचाई विभाग भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्र का वितरण हुआ। जमशेदपुर में बीती रात वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के साथ एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की गई। एसएसपी ने जिला नियंत्रण कक्ष पहुंचकर सीसीटीवी के माध्यम से शहर के प्रमुख चौक चौराहों की गतिविधियों का जायजा लिया। ठंड के मद्देनजर राजधानी रांची के खेलगांव चौक पर झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में ऑटो चालकों के बीच गर्म टोपी और ग्लव्स का वितरण निःशुल्क रूप से सेवा भाव से किया गया। ठंडा का गिफ्ट दिया गया आज ऑटो चालकों को हाथ का ग्लव्स दिया गया है और टोपी दिया गया है, इसलिए कि जो यात्री को सेवा देते हैं वो कम से कम कान और हाथ ढांप के चलेंगे तो शायद वो भी ठंडा से बच सकते हैं। और ऑटो चालक मालिक अगर ठंडा से प्रख्यात फिल्मकार राज कपूर के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कपूर परिवार के लोगों ने बताया कि राज कपूर फिल्म समारोह का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक देश के 40 शहरों में होगा। प्रधानमंत्री को उन्होंने राज कपूर फिल्म समारोह में आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने फिल्म और देश के लिए राज कपूर के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने सेंट्रल एशिया के साथ सांस्कृतिक रिश्ते जोड़ने और बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण का भी सुझाव दिया। ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ, ये तो हमेशा मेरे मन में था। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है एंड ही ट्रूली इज़ अ ग्लोबल लीडर। उनकी एनर्जी, उनकी एक काइंडनेस और जो जेस्चर उन्होंने जैसे हमें वेलकम किया, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। दिस हैज़ बीन अ वेरी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अनुपूरक बजट पर चर्चा। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद राजस्व संग्रह को लेकर एक्शन मोड में। शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण। रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त को शो कॉज। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के विस्तारीकरण के लिए भूमि पूजन। अगले 4 साल में 800 मेगावाट की लगेगी 2 यूनिट। देश का बनेगा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। और जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग समेत 4 साइबर अपराधी पकड़ाए। मोबाइल और 8 दोपहिया वाहन भी जब्त।